सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सभी विनर्स का विनर्स वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं भी आप सब लोग? निश्चित रूप से बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। अपनी तैयारी को और मजबूत कर रहे होंगे, अपने समय का बहुत सही उपयोग कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से, और आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम वीनस फ्री टेस्ट 5 पांचवी वीनस फ्री टेस्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से आरपीएससी जो है वो पेपर्स का पैटर्न चेंज कर रही है। अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था, मैंने वो पेपर भी देखा, और उससे पहले दो चार पेपर और हुए उनको भी देखा। तो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने का तरीका जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। आप लोगों को भी समय के साथ चलना चाहिए। जो नए तरीके, नए पैटर्न आ रहे हैं प्रश्न पूछे जाने के, उनसे आप लोगों को समय रहते वाकिफ होना चाहिए, ताकि आप जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन ऐसा नहीं हो कि साहब ये कैसा पेपर आ गया। आपको पहले से उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो हमने कोशिश की है कि आज के इस पेपर में बिल्कुल नए पैटर्न के अनुसार क्वेश्चंस को पूछा जाए। आज का जो ये टेस्ट था, ये हमने कल आयोजन किया था। इस टेस्ट का हम समय समय पर फ्री टेस्ट का आयोजन करते रहते हैं, और इसकी सूचना हम अपने टेलीग्राम चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश पर देते हैं। और ये टेस्ट सब लोगों के लिए फ्री होता है, तो जो भी इच्छुक हो वो इस टेस्ट को दे सकता है। ये टेस्ट 3 टॉपिक का था: पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिटरमिनर्स और टेंस। में इन 3 टॉपिक्स के टेस्ट थे। शुरू करते हैं आज का सेशन। सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी स्कूल लेक्चर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस प्री के ऑनलाइन कोर्सेज या फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें, वे प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी जानकारी के लिए जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। ये पहला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझिएगा, सोचिएगा इस पे, और फिर इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन ये है: चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स डाउन, DOWN, डाउन एज नाउन। आपको दिए हुए सेंटेंसेस में से वो सेंटेंस चुनना है जिसमें डाउन वर्ड जो है वो नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए आप लोग? लेकिन पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे उसमें एक सेंटेंस होता था, उसमें डाउन को अंडरलाइन करते थे और फिर पूछते थे कि साहब इस सेंटेंस में डाउन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पहले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन आजकल जब बहुत सारी तैयारी बच्चे करते हैं, बहुत सारा कंटेंट उनके पास होता है, तो पेपर सेटर भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आना चाहेंगे। अब देखिएगा, इसमें 5 सेंटेंस है, A B C D E, और फिर ऑप्शन जो आपके पास है वो ये हैं कि A&B, B&C, BC&D और B&E। यानी इन 5 सेंटेंसेस में से कौन कौन से सेंटेंस में डाउन वर्ड जो है वो नाउन के रूप में यूज हुआ है। यानी आप लोगों को एक ही प्रश्न में, एक ही क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन कम से कम अगला पूछ रहा है। इस प्रकार की तैयारी करने से ही आप, जब आपका पेपर होगा तब आप उसको सॉल्यूशन कर पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के पेपर में टाइम भी ज्यादा लगता है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे अच्छे क्वेश्चन की, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। देखो पहला सेंटेंस देखिएगा, डाउन वेंट द टाइटेनिक। इसमें एक वर्ड है डाउन, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है पहले ये बताइएगा। अब हम इसको तोड़ते हैं। पहले मान लीजिएगा आपके पास यही सेंटेंस है, ए वाला ही, डाउन वेंट द टाइटेनिक, और इसको अंडरलाइन कर दिया। और क्वेश्चन है द अंडरलाइन पार्ट इज। अंडरलाइन पार्ट क्या है? ऑप्शंस आपके पास हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। ये सारे के सारे आपके पास नाउन ऑप्शंस मान लो आप। इस सेंटेंस में कई बच्चों को लग सकता है कि डाउन जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट
और उसके बाद में ये क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट, और उसके बाद में ये वर्ब। तो सब्जेक्ट है, तब उनको लगेगा कि यदि ये सब्जेक्ट है तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए, या तो नाउन होना चाहिए और या फिर क्या होना चाहिए, प्रोनाउन होना चाहिए। तो ये नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट है तो क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इस सेंटेंस में। चलो दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं। देखो भाई, जिस बच्चे ने ये टेस्ट दिया है बहुत अच्छी बात है, यदि किसी स्टूडेंट ने नहीं भी दिया है तो वो अब दे ले मेरे साथ साथ। वैसे मैं इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप उस पीडीएफ से भी टेस्ट को दे सकते हैं, और सॉल्यूशन मैं यहां करवा ही रहा हूं। तो देखिएगा, डाउन वेंट द, तो पहला क्वेश्चन तो इसमें यह है कि डाउन क्या है। दूसरा इसमें यह है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। अभी हमने कहा कि डाउन सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर सब्जेक्ट तो होगा कहीं ना कहीं इसमें। सब्जेक्ट इसमें क्या है, द टाइटैनिक इसमें सब्जेक्ट है। और ये सेंटेंस जो है ये इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस का, INVERSION, इन्वर्जन ऑफ ए सेंटेंस का एग्जांपल है। का एग्जांपल है बेटा, इन्वर्जन ऑफ ए सेंटेंस का एग्जांपल है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के ऑर्डर को रिवर्स करना, या फिर उनके जो कर्म है उसको चेंज कर देना। ये सेंटेंस कैसे है मैं आपको दिखाता हूं। ये सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ है, द टाइटैनिक, ऐसे लिखा हुआ है, द टाइटैनिक वेंट डाउन, द टाइटैनिक वेंट डाउन। देखिएगा, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, हमने उनको थोड़ा सा चेंज किया है। एग्जाम में पूछा हुआ ये हो सकता है, आप ऊपर वाला अकेला पूछा हुआ, हमने 3-4 को मिला के कर दिया है, ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो ठीक से जांची जा सके और आप लोग बहुत अच्छे तरीके से चीजों को तैयार कर सके। द टाइटैनिक जो है वो सब्जेक्ट है, वेंट वर्ब है, और डाउन क्या है। अब आपके समझ में आ जाएगा कि डाउन क्या है। क्या अभी इसमें डाउन, डाउन इसमें एडवर्ब है। ये वर्ब और डाउन क्या है इसमें, एडवर्ब। समझ में आ गई बात। टाइटैनिक वेंट डाउन, टाइटैनिक नीचे गया, तो ये डाउन जो है ये आपकी एडवर्ब है। एकदम धीरे धीरे समझेंगे चीजों को, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको चीजें समझते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट, मुझे पता है इस बात का कि आप लोगों ने तैयारी की है, लेकिन आज की ये जो क्लास है वो आपकी तैयारी को थोड़ा और विस्तृत बना देगी, आपकी जो कॉन्सेप्ट है उनको और मजबूत कर देगी, आपके दिमाग को खोलने का काम करेगी ये। इसलिए एक एक चीज, कितना भी समय लग जाए, लेकिन एक एक चीज को समझेंगे। ये आपकी एडवर्ब है, ठीक है भाई। यानी पहले सेंटेंस में क्या है, डाउन, एडवर्ब है। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, आप लोग इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस का एक एग्जांपल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये आप लोगों के लिए, चाहे आप इसका होमवर्क मान लें। पहला होमवर्क ये है कि इन्वर्जन ऑफ ए सेंटेंस, तो एक एग्जांपल लिखिएगा। इन्वर्जन ऑफ सेंटेंस ज्यादा कहां परेशान करता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करता है, क्योंकि वहां सब्जेक्ट आप पहचान नहीं पाते हैं और फिर दिक्कत आ जाती है। मैं आगे बात में, तो एक एग्जांपल आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, किसका, सब्जेक्ट यानी सेंटेंस इन्वर्जन का। ठीक है भाई, मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के दौरान पढ़ाया हुआ। दूसरा देखिएगा सेंटेंस, Sam had seen the ups and downs of life. Sam सब्जेक्ट है, had seen उसने देखा है, क्या देखा है, the ups and downs of life, जिंदगी के उतार चढ़ाव उसने देखे। यहां देखिएगा आर्टिकल दे लगा हुआ है, ये अप्स जो है ये भी नाउन है। क्या भाई इसने, ये भी नाउन है, और एंड आपस में जोड़ रहा है तो ये नाउन है, तो ये पक्का क्या है, नाउन है। ठीक है, तो डाउन भी क्या है इसमें, डाउन्स वैसे भी देखो प्लूरल बनाया हुआ है, तो प्लूरल किसका बनता है, नाउन का ही तो बनेगा, तो डाउन्स यहां क्या है, नाउन है। तो इस सेंटेंस में श्याम ने बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन, उतार और चढ़ाव देखे हैं जिंदगी के, तो यहां जो डाउन है वो क्या है, नाउन है। समझ में आ गई बात, ये यहां क्या है, नाउन है। यानी एक तो बी सेंटेंस में क्या है, डाउन नाउन। तीसरा देखिएगा,
द पोर्टर, पोर्टर का मतलब कुली होता है। पोर्टर कौन है? कुली है। वॉज किल्ड, मारा गया, बाई द डाउन ट्रेन। फिर समझते हैं। मान लीजिएगा कि आपके पास एग्जाम में केवल ये एक सेंटेंस आता है और इस सेंटेंस में पूछे आप लोगों से, पूछा हुआ भी है एक बार, अप ट्रेन वेंट अप, ऐसा पूछा हुआ है। ये डाउन आपसे पूछ लिया कि डाउन इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। एक सेंटेंस में ही बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं, एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। यहां डाउन जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ट्रेन जो है वो नाउन है, ट्रेन नाउन है। और उसके बाद डाउन, देखो एक अप डाउन होता है, जाने वाली ट्रेन अप ट्रेन, आने वाली ट्रेन डाउन ट्रेन। यानी अप ट्रेन का मतलब होता है जाने वाली ट्रेन, ठीक है। डाउन ट्रेन का मतलब होता है आने वाले। आप नहीं कहते कि वो अप डाउन करता है, वो जयपुर से अप डाउन करता है, तो अप और डाउन इसमें क्या है? इस प्रकार से है। तो डाउन ट्रेन जो है ये क्या है? एडजेक्टिव डाउन इसमें। और ट्रेन क्या है? नाउन है ही। इस वर्ड में, इस सेंटेंस में जो डाउन वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है। एक सेंटेंस पूछा गया था, द अप ट्रेन वेंट अप, द अप ट्रेन वेंट अप, ठीक है। ये पूछा था कि इसमें बताओ भाई, ये अप जो है ये दोनों, ये और ये, ठीक है। तो इसमें ये क्या है? ट्रेन के लिए एडजेक्टिव है। ये आरपीएससी ने पूछा हुआ सेंटेंस लिख रहा हूं मैं, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब। ऐसे पूछती है आरपीएससी कई बार एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड को दो बार यूज करके, ठीक है। तो हो गया भाई ये भी क्लियर। इसमें क्या है? एडजेक्टिव। तीसरा देखिएगा, द इंजन केम रसिंग डाउन द हिल। इसमें बताओ डाउन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इसमें बताइएगा डाउन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? आंसर करेंगे भी सब। देखिए जो बच्चा वास्तव में गंभीर तैयारी कर रहा है वो समझता है किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं ये, किस स्तर के क्वेश्चंस हैं और कंटेंट वास्तव में होता क्या है। अक्सर मैं कहता हूं कि वीनस वर्ल्ड अपने एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के लिए जाना जाता है। हम बाकी कोई प्रचार प्रसार नहीं करते, किसी भी चीज पे ज्यादा मेहनत नहीं करते। मैं सबसे ज्यादा जो मेहनत करता हूं कंटेंट पे करता हूं, क्योंकि एग्जाम में जो चीज आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली है वो क्या है? कंटेंट ही एग्जाम हॉल में काम आएगा। यदि आपने अच्छी कंटेंट लिया, उससे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस, आप डरेंगे नहीं बिल्कुल भी। आप बताइएगा इसमें डाउन क्या है? डाउन इंजन क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, तो इंजन ये आपका सब्जेक्ट हो गया। केम आपकी वर्ब हो गई। रसिंग, रसिंग तेज दौड़ते हुए। डाउन द हिल, हिल क्या है? इसमें नाउन है। किसके नीचे? हिल से नीचे। तो ये डाउन जो वर्ड है ये प्रेपोजिशन है। इसमें क्या है बेटा? ये प्रेपोजिशन है, ये इसमें प्रेपोजिशन। और उसके बाद जो गवर्निंग नाउन है इसका प्रेपोजिशन का, वो कौन सा है? द हिल है, ठीक है। समझ में आ गई बात भाई? तो ये डाउन जो है वो क्या है? इसमें प्रेपोजिशन है। रसिंग जो है ये इसमें पार्टिसिपल है। हर कैरियर हैज हैड अ फ्यू डाउन्स दिस ईयर। हर कैरियर, ये इसमें सब्जेक्ट है, उसके कैरियर ने हैज हैड देखे हैं, अ फ्यू डाउन्स दिस ईयर, इस बार काफी डाउन्स उसने देखे हैं, काफी उतार जो है वो उसके कैरियर में आया है। यहां भी a few जो है वो डिटरमिनर है, और डिटरमिनर के बाद में ये क्या है आपके? ये डिटरमिनर के बाद में नाउन है। यानी यहां भी डाउन्स जो है वो क्या है? नाउन है। समझ में आ गई बात भाई? चलो, तो इसमें भी अपन लिखते हैं नाउन। तो पूछा क्या था सेंटेंस? सेंटेंस ये पूछा था कि कौन से सेंटेंसेस हैं जिनमें डाउन वर्ड को नाउन के रूप में यूज हुआ है। तो कौन से के रूप में यूज हुआ है? एक तो ये हुआ है बी वाला, और एक कौन सा है? ई वाला। दो हैं तो बी और ई वाले। कौन से में है? बी और ई। ये चार वाले में क्या है? बी और ई है। समझ में आ गई बात भाई? जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, इस प्रकार के क्वेश्चंस उसमें होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है। यदि आसान पूछते हैं तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है।
लेकिन इस प्रकार के पूछें तो उसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें। आप अभी हाल ही में जो पेपर हुए हैं उन पेपर्स को एक बार जरूर देखें कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं। आप सीईटी का पेपर ही देखें, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हुए हैं उनको देखें कैसे क्वेश्चन जा रहे हैं, तब आपको पता चलेगा। हो गया अभी ये? चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स बट एज एडवर्ब। बट एज एडवर्ब बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस ये है। इसमें भी 5 सेंटेंस हैं और 5 सेंटेंस के नीचे जो हैं वही आपको ए एंड बी, सी एंड ई, बी सी एंड डी, बी एंड ई, ये सब दिए। आपसे पूछा ये है कि बट जो है वो कौन से सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में यूज है। सारे के सारे सेंटेंस पढ़ने पड़ेंगे। नन बट द ब्रेव डिजर्व द ऑनर, कोई नहीं, नन कोई नहीं, एक्सेप्ट, यहां क्या अर्थ है इसका? एक्सेप्ट, के सिवाय, अपार्ट फ्रॉम अतिरिक्त, ए एक्सेप्ट, एक्सेप्ट के अलावा, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, अपार्ट फ्रॉम के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अतिरिक्त, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अतिरिक्त। जब बट को के अतिरिक्त के रूप में प्रयोग किया जाए ऐसी स्थिति में बट प्रेपोजिशन के रूप में काम आता है। किसके रूप में काम आता है बेटा? प्रेपोजिशन के रूप में काम आता है। तो यहां बट जो है, देखो बट को मैंने कई बार समझाया हुआ है। जो अपने डाउट सेशन है, लगभग 30 के आसपास डाउट सेशन मैंने करवा दिए हैं, उसमें बट को मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है। आप एक बार वहां फिर से देख लीजिएगा। बट को, बट यहां प्रेपोजिशन है और ये प्रेपोजिशन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। एक सेंटेंस में आप लोगों से और लिख रहा हूं, आप उसका भी कुछ बताइएगा मेरे को। एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट देयर बट, ये देखो ये सेंटेंस है, एवरीबॉडी वॉज, एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट देयर बट, यहां आपके पास ऑप्शन है ही और हिम। आंसर करो भाई फटाफट। एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट देयर बट ही और हिम, हर आदमी वहां उपस्थित था एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? उसको छोड़ के। बट यहां क्या है? प्रेपोजिशन है। बट क्या है यहां? प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन अपने साथ क्या लेती है? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेती है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेती है और इसमें से ही और हिम में से जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? हिम ऑब्जेक्ट है। ठीक है। कई कई बार ये ऐसे पूछते हैं एवरीबॉडी, देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, एवरीबॉडी बट, एवरीबॉडी बट डैश 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 was present there, was present there, ठीक है। और यहीं आपसे पूछ लिया ही और हिम, तब भी वही बात है, तब भी क्या बात है? वही बात है। एवरीबॉडी के बाद ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद यहां क्या आना चाहिए? हिम आना चाहिए। और ये जो वर्ब है वो किसके अनुसार है? एवरीबॉडी के अनुसार। एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट देयर, यानी बट का प्रयोग जब एक्सेप्ट के सिवाय के अर्थ में किया जाए तब वो प्रेपोजिशन होती है, उसके इस प्रकार से प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे और क्या पूछा हुआ है। वी ट्राइड हार्ड बट डिड नॉट सक्सीड, हमने खूब मेहनत की लेकिन सफल नहीं हो पाए। हमने खूब मेहनत की लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो एक क्लॉज ये है वी ट्राइड हार्ड, उसके बाद में एक क्लोज ये है वी डिड नॉट सक्सीड, ये एक क्लोज है। और ये जो लिखा हुआ बट है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है बेटा? दो क्लोजेस को जोड़ने वाला जो वर्ड है, जो पार्ट ऑफ स्पीच है, वो कंजंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है। इसलिए बट यहां जो है ये क्या है? कंजंक्शन है। ठीक है। सक्सीड जो है ये वर्ब है और इसका नाउन फॉर्म जो होता है वो सक्सेस होता है। क्या होता है?
सक्सेस होता है। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है। आगे देखिएगा, तीसरा ऑप्शन देखिएगा, इसमें कंजंक्शन है और इसमें प्रेपोजिशन है, दो तो हो गए। तीसरा देखते हैं, इट इज बट राइट टू एडमिट आवर फॉल्ट्स। इट इज ये है ओनली, यहां बट का मतलब है जो क्या है, ओनली है। इट इज ओनली राइट, ये केवल सही है, टू एडमिट आवर फॉल्ट्स। एडमिट का मतलब यहां स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। ये सही है, क्या करना, अपने फॉल्ट्स को एडमिट करना, स्वीकार करना। यहां ओनली का अर्थ जहां बट दे, बट का प्रयोग जब कभी भी ओनली के अर्थ में किया जाए, आप नोट कर लें कहीं भी, यदि आपको पहली बार ये बात समझ में आ रही है तो, और यदि आपको पहले, हालांकि क्लास में मैंने करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी आप एक बार ध्यान दीजिए, बट का प्रयोग यदि एक्सेप्ट के रूप में होता है, एक्सेप्ट यानी केस वाय के रूप में, तब वो प्रेपोजिशन होता है। बट का प्रयोग जब ओनली के अर्थ में होता है, ओनली के अर्थ में, तब वो एडवर्ब होता है। और बट जब कंजंक्शन हो, यानी क्लोजेज को जोड़ता है, बट जब किसको जोड़ता है, क्लोजेज को जोड़ता है, तब वो क्या कहलाता है, कंजंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, कंजंक्शन। ठीक है, अब देखिएगा यहां, तो यहां जो है वो ओनली है, और ये क्या है आपका, एडवर्ब है। पूछा क्या था हमसे, पूछा भी एडवर्ब ही है, इसका मतलब एक तो ये सी है, एक तो क्या है, सी। आगे देखिए, when it comes to condemning such incidents, जब इस प्रकार की इंसिडेंट्स की कंडेम करने की बात आती है, उनका आलोचना करने की बात आती है, देयर शुड बी नो इफ्स एंड बट्स। तो फिर किसी भी प्रकार के इफ्स और बट्स नहीं होने चाहिए। मतलब जब इस प्रकार की चीजों की नकारने की बात आती है, उनकी आलोचना करने की बात आती है, उनका तिरस्कार करने की बात आती है, उनको कंडेम करने की बात आती है, तब कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। ऐसी स्थिति में ये जो इफ्स है ये भी नाउन है, ये इफ्स है ये भी क्या है, नाउन है। और सॉरी, और बट्स भी क्या है, नाउन। और इसके पीछे जो नो लगा हुआ है ये क्या है, एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है। समझ में आ गई बात भी। तो इसमें बट जो था वो क्या था, नाउन था। आपसे इतनी भी चीजें पूछे ना, आपसे बट को नाउन के रूप में पूछे, बट को आपको एडवर्ब के रूप में पूछे, प्रेपोजिशन के रूप में पूछे, आप तो तैयार हैं, क्योंकि आप ठीक ढंग से चीजों को समझ रहे हैं। आई डोंट थिंक वी विल मैनेज इट, मुझे नहीं लगता कि हम इसको मैनेज कर पाएंगे। स्टिल, फिर भी, स्टिल, फिर भी, वी कैन बट ट्राई, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली ट्राई, लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं केवल, और क्या कर सकते हैं। हमें लगता नहीं कि हम इसको मैनेज कर पाएंगे, लेकिन हम फिर भी क्या कर सकते हैं, दे कैन डू नथिंग बट क्राई, दे कैन डू नथिंग बट क्राई, वे कुछ नहीं कर सकते किसके अलावा, रोने के अलावा। तो ये क्या हो जाएगा, ओनली का अर्थ जहां होता है तो उसको हम क्या लिखेंगे, एडवर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, एडवर्ब लिखेंगे। समझ में आ गई होगी बात ये। तो एक तो सी वाला एडवर्ब है, और एक क्या है, ई वाला एडवर्ब है। अब देखो इसमें ऑप्शंस आपके पास हैं, पहले में ए और बी है, ये नहीं है, दूसरे में सी और ई है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलें आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ ब्रिक वॉल सराउंडिंग द हाउस, घर के चारों तरफ एक क्या है, ब्रिक वॉल है। ब्रिक का मतलब होता है ईंट। सबसे पहले तो ये समझिएगा, इस प्रकार से जब होता है तब इसको ब्रिक्स नहीं लिखते हैं, ईंटों की दीवार नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ईंट लिखेंगे सिर्फ। कई बार लगता है कि ईंटों की दीवार है, हम क्या लिखेंगे, ब्रिक्स वॉल लिखें। नाउन में पूछ लेते हैं कई बार कि ब्रिक्स वॉल होगा या फिर ब्रिक वॉल होगा। ब्रिक वॉल, यहां ये अनकाउंटेबल के रूप में यूज होता है, यानी आप क्या नहीं लिखेंगे, ब्रिक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, ब्रिक लिखेंगे, ब्रिक वॉल। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गई बात। वॉल क्या है, यहां नाउन है, दीवार, और ब्रिक क्या है इसका, एडजेक्टिव। वैसे ब्रिक नाउन भी होता है, लेकिन यहां किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर होगी बात में। ठीक है, किसकी दीवार है, ईंटों की दीवार। क्वेश्चन क्या पूछा वो देखते हैं आगे। उससे पहले एक चीज और बताओ मुझे आपको, ये सराउंडिंग जो वर्ड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच, सराउंडिंग वर्ड, पार्ट ऑफ स्पीच,
सराउंडिंग वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आप लोगों को बताना है। देखो, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक और भी क्वेश्चन किया था, ये दूसरा क्वेश्चन है आज का। जब ये क्लास कंप्लीट हो जाए तब अच्छे बच्चे जो हैं वो इसका रिवीजन करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आज ये पढ़ाया, ये क्वेश्चंस पूछे। पहला क्वेश्चन पूछा था, दूसरा था, अब दूसरा क्वेश्चन है सराउंडिंग यहां कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे शानदार कमेंट आएगा जो एक्सप्लेन करेगा ठीक ढंग से, उसके कमेंट को मैं पिन भी करूंगा कि वास्तव में देखो ये है। और चलो आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ ब्रिक वॉल सराउंडिंग द हाउस। पूछा ये है कि ब्रिक जो वर्ड है वो इसमें क्या है, और नीचे चार एडजेक्टिव के प्रकार दिए हुए हैं, चार प्रकार एडजेक्टिव के दिए हुए हैं। चारों को समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रकार है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, इसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। ये क्वालिटी बताता है, जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही इज वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। इंटेलिजेंट जो है वो एडजेक्टिव है और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। क्लियर होगी बात? ये आप जानते हैं, सामान्य एडजेक्टिव जो होते हैं वो डिस्क्रिप्टिव प्रकार के ही होते हैं। दूसरा प्रकार देखिएगा, क्वेश्चन तो हमें मिल गया कि ब्रिक जो है वो किस प्रकार का एडजेक्टिव है, वो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ये तो क्लियर हो गया। दूसरा देखिएगा, नॉमिनल एडजेक्टिव क्या होता है? नॉमिनल एडजेक्टिव क्या होता है? किसी को जानकारी है तो बताओ भाई, नॉमिनल एडजेक्टिव क्या होता है? किसे कहेंगे नॉमिनल एडजेक्टिव? नॉमिनल एडजेक्टिव किसे कहेंगे? वे एडजेक्टिव जो नाउन से बने होते हैं। वे एडजेक्टिव जो किससे बने होते हैं? नाउन से बने होते हैं। इसका एक नाम और भी है, नॉमिनल एडजेक्टिव को एक नाम और जानते हैं, वो सब्सटेंटिव एडजेक्टिव। सब्सटेंटिव, SUBSTANTIV, नाम लिख लो रे भाई, नहीं लिखा हुआ पहले तो अब लिख लो। सब्सटेंटिव एडजेक्टिव कहते हैं। कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं? SUBSTANTIV, सब्सटेंटिव एडजेक्टिव कहते हैं। कौन से को? नॉमिनल एडजेक्टिव को। नॉमिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं? सॉरी भाई, वे एडजेक्टिव जो नाउन का काम करते हो, ध्यान रखना इस बार, अभी हमने शायद कुछ और बोल दिया होगा, ध्यान रखना। वे नाउन से बने होते हैं वो नहीं, वे एडजेक्टिव जो नाउन का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? नॉमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आ गई बात? कैसे नाउन का काम कैसे करते हैं? जैसे एक एडजेक्टिव है ब्रेव, कई बार इसको हम पढ़ते हैं, ब्रेव एक एडजेक्टिव है, और इस ब्रेव एडजेक्टिव को नाउन के रूप में काम में लिया जाए तो क्या लिख देते हैं? द ब्रेव। द ब्रेव आर जेनरस, GENEROUS। ब्रेव जो लोग होते हैं वो उदार होते हैं। तो ब्रेव था तो एडजेक्टिव, लेकिन इससे पहले आर्टिकल द लगा के इस पूरे को क्या बना दिया? क्या बना दिया? नाउन के रूप में इसको काम में ले लिया। तो इस प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं उनको कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं? नॉमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। नॉमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो भाई, ठीक है? वे एडजेक्टिव जो नाउन का काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? नॉमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात आपके, कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है? तो ये क्या है? नॉमिनल एडजेक्टिव का प्रकार है। थोड़ा और समझ लेते हैं इसको। शायद पहले मैंने ये कह दिया होगा कि वे एडजेक्टिव जो नाउन से बने होते हैं वो ठीक नहीं है। क्या है? जो नाउन का काम करते हो उनको क्या कहते हैं? नॉमिनल कहते हैं। जैसे द पुअर, द पुअर, तो इसमें क्या होगा? गरीब लोग हो गए पूरे। तो ये कैसा है? नॉमिनल एडजेक्टिव है। द पुअर आर ऑनेस्ट, द पुअर आर ऑनेस्ट, ठीक है? तीसरा देखिएगा, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, वे एडजेक्टिव जो एम्फेसाइज करते हैं, जो जोर देते हैं किसी पे, वे कौन से होते हैं? देखिएगा, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, आप देखिएगा, माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस, ठीक है? आई सा हिम, आई सा हिम विद माई ऑन आईज,
मैंने उसको मेरे खुद की आंखों से देखा। My own eyes. This is the very question the teacher asked me. This is the very question the teacher asked me. The teacher asked me. This is the very question the teacher asked me. बिजनेस क्या है? नाउन, ठीक है। माई माइंड योर ऑन बिजनेस, तो ऑन जो है अपने काम से काम रखो, इसका मतलब ये होता है अपने काम से। ऑन जो है ये जोर देने का काम कर रहा है, इंफेसाइज करने के काम कर रहा है। तो इस यहां ऑन जो है ये कौन सा एडजेक्टिव है? इंफेसाइजिंग एडजेक्टिव है। आई सा हिम विद माई ओन आइज, मैंने अपनी खुद की आंखों से उसको देखा है, जोर दे के कह रहा है, तो इंफेसाइजिंग एडजेक्टिव है। दिस इज द वेरी क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जो टीचर ने मुझे पूछा था। इस सेंटेंस में वेरी जो है वो एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है? इंफेसाइजिंग एडजेक्टिव। वेरी सामान्यतः एडवर्ब होती है, लेकिन यहां वेरी जो है वो क्वेश्चन के लिए आया है, क्वेश्चन नाउन है, और नाउन के लिए क्या आया है? एडजेक्टिव आया है, इसलिए वेरी क्या है यहां? एडजेक्टिव है। क्लियर होगी बात भाई? के बाद में प्रॉपर एडजेक्टिव, ये होता है जो नाउन से बना होता है, प्रॉपर नाउन से बना होता है। ये प्रॉपर नाउन से बना होता है, जो क्या कहलाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। कैसे? देखो, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं। इट इज ए मिल्टॉनिक सोनेट। आपने सबने पढ़ी होगी मिल्टॉनिक सोनेट। इट इज ए मिल्टॉनिक सोनेट। इट इज ए मिल्टॉनिक सोनेट। मिल्टन से बना हुआ वर्ड है। किससे बना हुआ है? मिल्टन से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहां? मिल्टन क्या है? नाम है किसी का, तो हमने क्या कर दिया? उससे प्रॉपर नाउन था, और उस प्रॉपर नाउन का क्या बना दिया? एडजेक्टिव बना दिया। तो क्या हो गया? मिल्टोनिक हो गया। इंडियन फूड, आई लाइक इंडियन फूड, मुझे इंडियन फूड पसंद है। फूड क्या है? नाउन है। इंडिया क्या है? इंडिया क्या है बेटा? प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से हमने क्या बना दिया? इंडियन बना दिया। इसलिए इंडियन क्या है? ये आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है। हमने नाउन से क्या बना दिया? एडजेक्टिव बना दिया, इसलिए क्या कहलाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। मुझे विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। ब्रीक इसमें क्या है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, और ये 3 प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, इसकी जानकारी आपको जरूर से जरूर होनी चाहिए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन। चलो चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेन्स द वर्ड फास्ट एज अ वर्ब। उस सेंटेंस को ढूंढिएगा जिसमें फास्ट एक वर्ब है। बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस ये है। इसमें भी 5 सेंटेंस हैं, फिर उसके बाद में ए बी बी ये दिया हुआ है, तो ये भी एक लंबा सेंटेंस है। चलो करने की कोशिश करते हैं। पहला देखिएगा, ए ऑप्शन क्या है? इट इज अ वेरी सॉरी इट इज अ रिलैक्सिंग मूवी। ये रिलैक्सिंग मूवी है? अच्छा, नोट लिखा हुआ है, रिलैक्सिंग मूवी नहीं है। इट इज प्रीटी फास्ट एंड फ्यूरियस। ये रिलैक्सिंग आराम वाली मूवी नहीं है, प्रीटी फास्ट है और फ्यूरियस है। तो हमें फास्ट पे ध्यान देना है। लेकिन मेरी एक आदत ये है कि अगर सेंटेंस में कुछ और भी समझाने जैसा है, मैं उसको भी पकड़ लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे को हर चीज समझ आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको केवल और केवल इस बात पे बताया जाए। आपसे पूछ लिया रिलैक्सिंग क्या है, तब क्या करोगे भाई? पेपर में तो कुछ भी पूछा जा सकता है ना। जरूरी तो ना फास्ट पूछेंगे, इतना नहीं दें, ये अकेला सेंटेंस दे दें और पूछ लें इसमें रिलैक्सिंग क्या है बताओ भाई, तब क्या करोगे? रिलैक्सिंग मूवी के लिए आया है। मूवी नाउन है, और नाउन के लिए क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। और वे एडजेक्टिव जो आईएनजी फॉर्म के साथ होते हैं, उन एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? उन एडजेक्टिव को कहते हैं पार्टिसिपल। क्या कहते हैं भाई? पार्टिसिपल। जो बच्चे लगातार अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं, उनको बहुत मजा आ रहा होगा। उनको लग रहा होगा क्या वास्तव में पेपर बनाया हुआ है। और यदि इस प्रकार के आप 50 पेपर कर लो और उनका यदि वीडियो सोल्यूशन कर लेते हैं, फिर मुझे नहीं लगता कि पेपर में कुछ रह जाता है। विनर्स टेस्ट सीरीज में आपको इस प्रकार के 50 टेस्ट मिलते हैं और उनका वीडियो सोल्यूशन मिलता है। इट इज प्रीटी फास्ट एंड फ्यूरियस। फास्ट, इट इज फास्ट,
ये फास्ट है। क्या? मूवी। फास्ट यहां एडजेक्टिव है। फ्यूरियस का मतलब भी होती है वेरी एंग्री। फ्यूरियस का मतलब भी होता है वेरी एंग्री। वेरी एंग्री ये क्या है? बहुत ज्यादा। ये भी एडजेक्टिव है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है मेरा। हमने तो पूछ लिया कि वर्ब क्या है, उसमें वर्ब नहीं क्या है, एडजेक्टिव। इसका मतलब ये हमारे हिसाब का सेंटेंस नहीं है। लेकिन एक चीज और पूछ रहा हूं आप लोगों से, इसमें प्रीटी वर्ड जो है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? प्रीटी वर्ड इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? इसका आंसर आपको करना है। प्रीटी वर्ड। कितने क्वेश्चन हो गए होमवर्क के लिए? थोड़ी देर पहले पूछा था सराउंडिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उससे पहले एक सेंटेंस पूछा था, और ये तीसरा सेंटेंस हो गया आपके होमवर्क का कि प्रीटी इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, आंसर करेंगे? जरूर करना है, क्योंकि प्रीटी को भी मैंने अपने किसी डाउट सेशन में बहुत अच्छे से समझाया है। आप जरूर करना कोशिश। आपको नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, वापस किसी वीडियो में कर देंगे। लेकिन थोड़ा दिमाग को चलाओ बेटा। आप खुद मेहनत करोगे तब बात बनेगी। सारी चीजें सुनने से ही काम नहीं चलेगा। आप खुद भी कोशिश करो, ढूंढने की कोशिश करो। जो आपको नोट्स लिखाए हुए हैं उनमें देखो, कहीं भी ये क्वेश्चन पहले कहाँ आया था वहां देखो, ताकि एग्जाम में हमेशा के लिए याद रह जाए। फास्ट इसमें क्या है? एडजेक्टिव है। द इंसिडेंट वॉज कॉज बाई पीपल। इंसिडेंट हुआ है बाई पीपल ड्राइविंग टू फास्ट इन बैड कंडीशंस। एक्सीडेंट वॉज कॉज, एक्सीडेंट हुआ है बाई पीपल, लोगों के द्वारा जो क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं बहुत ज्यादा फास्ट इन बैड कंडीशंस। ड्राइविंग फास्ट, फास्ट यहां क्या हो गई? एडवर्ब हो गई, क्योंकि ड्राइव के लिए आया है और ये क्या हो गई? एडवर्ब हो गई। कैसे चल रहा है अभी? वो फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो ड्राइव क्या हो गई? वर्ब, ये एडवर्ब हो गई फास्ट। टू जो है ये भी एडवर्ब हो गई, क्योंकि ये भी किसके लिए आई है? फास्ट के लिए। बहुत फास्ट। कैसा फास्ट? बहुत फास्ट। तो इसमें एडवर्ब है। पूछा क्या है? वर्ब है, यानी ये भी काम का नहीं है। आगे चलिएगा। हंड्रेड्स ऑफ प्रिजनर्स, हजारों सॉरी सैकड़ों की संख्या में प्रिजनर्स बिगेन ए फास्ट, उन्होंने एक फास्ट शुरू किया। कहां शुरू किया? इन प्रोटेस्ट, विरोध में, अबाउट प्रिजन कंडीशन, जेल की कंडीशंस के बारे में उनके विरोध के लिए एक फास्ट शुरू किया। ए क्या है? आर्टिकल है। आर्टिकल है, इसका मतलब अपने बाद में क्या लेगा? नाउन लेगा। तो ये फास्ट क्या है? यहां नाउन है। फास्ट क्या है? नाउन है। लेकिन पूछा क्या है? पूछा वर्ब है, इसका मतलब ये भी काम का नहीं है। अबाउट क्या है इसमें? अबाउट प्रेपोजिशन है। ड्यूरिंग रमादान, यानी रमजान के दौरान, दे, वे, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट। दे फास्ट, वे फास्ट करते हैं। सब्जेक्ट के बाद में ये क्या है? वर्ब है। इस सेंटेंस में फास्ट क्या है? वर्ब है। कहां से कहां तक? फ्रॉम डाउन, सुबह से लेके सनसेट, शाम तक करते हैं। इस सेंटेंस में फास्ट जो है वो क्या है? वर्ब है। समझ में आ गया होगा अभी? ड्यूरिंग रमदान दे फास्ट फ्रॉम डाउन टू सनसेट। ठीक है, ड्यूरिंग जो इसमें है वो इसमें प्रेपोजिशन है। ड्यूरिंग क्या इसमें? प्रेपोजिशन है। ड्यूरिंग इसमें प्रेपोजिशन। एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे। आगे देखिएगा। पेशेंट्स यूजुअली फास्ट ओवरनाइट बिफोर दे अंडरगोइंग सर्जरी। पेशेंट्स क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। पेशेंट सब्जेक्ट है और ये इसकी क्या है? वर्ब है। वो फास्ट करते हैं और नाइट बिफोर अंडरगोइंग सर्जरी, सर्जरी से पहले वो क्या करते हैं? फास्ट करते हैं। तो ये क्या है? वर्ब है। यानी डी और ई में, दो में क्या है? वर्ब है और बाकी सब में अलग अलग है। तो डी और ई कौन से में है? चार वाला ऑप्शन जो है डी और ई, ये इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। आप इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, तब जाके आपकी व्यवस्था बनेगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा। इट वॉज अनदर ऑफ हर सिली लिटिल जॉक्स। Which of the following does not match as used in the above sentence? जैसा कि ऊपर वाले सेंटेंस में दिया हुआ है उनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? यानी ये भी आपको चार है। अनदर इसमें क्या है? पहले ये बताना है। अनदर,
अनदर ऑफ हर सिली लिटिल जॉक्स, इट सब्जेक्ट वॉज, और ये पूरा का पूरा एक ही फ्रेज है, ये पूरी अनदर ऑफ है ये, ठीक। अनदर, ही आस्क्ड मी, he asked me another question, he asked me another question, एक तो ये है और एक ऊपर लिखा हुआ है अनदर ऑफ हर सिली जॉक्स, दो अंतर है इसमें। अनदर के बाद में ऑफ नहीं लिखा हुआ है, अनदर क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन जो है वो नाउन है। क्वेश्चन क्या है बेटा? नाउन है, और इस नाउन से पहले अनदर जो है ये डिटरमिनर है। क्या है ये? डिटरमिनर। लेकिन ये अनदर ऑफ होता, अगर ये अनदर ऑफ होता, अनदर ऑफ द क्वेश्चन या फिर अनदर ऑफ द क्वेश्चंस, अगर ऐसा होता ये, तो ऑफ से पहले है, इसका मतलब ये क्या है? प्रोनाउन है। पहले भी कई बार हम इसको समझा चुके हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। सम बॉयज आर प्लेइंग देयर, समझ लो भाई, अच्छे से समझ लो। सम बॉयज आर प्लेइंग देयर, some boys are playing there, some of the boys are playing there, some of the boys are playing there, some of the boys are playing there। ऊपर वाले में सम देखिएगा, some boys, boys क्या है? नाउन, सम क्या है? डिटरमिनर। समझ में आ गया बात? लेकिन यहां ऑफ लगा हुआ है, इस वजह से सम जो है वो क्या है? प्रोनाउन है। Many boys are playing there, many of the boys are playing there, either of, neither of, many of, some of, ऐसी स्थिति में आइदर, नाइदर, सम और मैनी क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसका मतलब अनदर इसमें डिटरमिनर नहीं है, क्या है फिर? प्रोनाउन है। क्या है बेटा? प्रोनाउन है। सिली जॉक्स, सिली जॉक्स, सिली जो आया है ये जॉक्स के लिए आया है, और जॉक क्या है? नाउन है। जॉक नाउन है, इसलिए सिली क्या है? एडजेक्टिव है। लिटिल जॉक, जॉक्स के लिए आया है लिटिल, सिली मतलब मूर्खता भरेपूर्ण, लिटिल यानी छोटे छोटे, तो लिटिल जो है वो डिटरमिनर है, कोई दिक्कत नहीं है। और जॉक जो है वो क्या है? नाउन है। जॉक्स इसमें नाउन है, इसलिए हमने इसको ठीक तरीके से चीजों को समझ लिया है। पहला ही था इसमें 5 के में, क्लियर है? अभी आगे बढ़ जाए। आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, अगली क्लास होगी तब हम उसमें चेक कर लेंगे। 6 का क्वेश्चन देखिएगा। After an hour, I went to the doctor to know the after effects of the medicine and returned soon after. मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कभी बोर्ड पे करवाया है, चाहे किसी टेस्ट में करवाया हो, डाउट सेशन में करवाया हो, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि ये सेंटेंस मैंने करवाया है। चलो भाई आंसर करेंगे इसका। आफ्टर एन आवर आई वेंट टू द डॉक्टर, आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, आफ्टर एन आवर, आई वेंट देयर आफ्टर एन आवर। इनको ऐसे समझो, ये मत समझो कि सेंटेंस के शुरू में इसका मतलब कुछ और होगा। आई वेंट देयर आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद मैं वहां गया। इस सेंटेंस में आफ्टर जो है वो बहुत सीधे से समझ में आ रहा है प्रेपोजिशन। आफ्टर जो है वो बहुत सीधे से समझ में आ रहा है क्या है? तो इसमें भी क्या है? प्रेपोजिशन। देखिएगा, आफ्टर एन आवर आई वेंट टू द डॉक्टर टू नो द आफ्टर इफेक्ट्स। अब इसको समझिएगा, इफेक्ट्स जो है वो नाउन है, प्रभाव। आफ्टर इफेक्ट्स यानी उसके बाद के प्रभाव, नाउन के लिए आया हुआ है, इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव है। ये प्रेपोजिशन है, पहले वाले में देख लीजिएगा, ये प्रेपोजिशन है। ये दूसरे वाले में आफ्टर जो है वो एडजेक्टिव है।
एक में प्रेपोजिशन है, एक में एडजेक्टिव है। आफ्टर वर्ड को भी डाउट सेशन में बहुत बार समझाया हुआ है। ये देखो क्या करते हैं कुछ बच्चे, अब यहां वो नहीं देखेंगे, डाउट सेशन भी नहीं देखते हैं, और बाद में व्हाट्सएप पे एक मैसेज करते हैं कि सर इसमें आफ्टर क्या है बताइएगा। तब मुझे थोड़ा सा झुंझलाहट आती है कि यार इसको यूट्यूब पे सब बच्चों को बता दिया, डाउट सेशन बता दिया, अब ये वो डाउट सेशन देखते नहीं है और बाद में क्वेश्चन पूछते हैं सर इसका क्या आएगा, जबकि उसको बहुत अच्छे समझा दिया। इसलिए क्लासेस देख लिया करो, कुछ नहीं बिगड़ता है क्लासेस देखने से, कुछ न कुछ आपको नया मिलता ही है। आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द मेडिसिन एंड रिटर्न सून आफ्टर, आफ्टर के बाद में यहां कोई नाउन नहीं है, और आफ्टर के बाद में कोई नाउन नहीं हो तो आप मान लेना कि वो आफ्टर क्या है, एडवर्ब है। वो आफ्टर क्या है, एडवर्ब है। तो इसमें आफ्टर प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, कौन सा क्वेश्चन है, 4 वाला इसमें ऑप्शन जो है आपका ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने बहुत डिटेल से नहीं समझाया क्योंकि मुझे अच्छे से याद है इस क्वेश्चन को मैंने पहले यूट्यूब पे ही डाउट सेशन में समझाया हो, समझाया जरूर है, इसलिए आज इस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, कीप स्टिल, शांत रहिएगा, वाइल आई ब्रश योर हेयर, जब तक मैं आपके बाल बना रहा हूं या रही हूं तब तक शांत रहिएगा। यू आर स्टिल मूविंग, आप अभी भी हिल रहे हैं। व्हाट शुड आई डू टू स्टिल यू, क्या करना चाहिए आपको शांत करना। स्टिल वर्ड है जो कितनी बार यूज हुआ है, 3 बार यूज हुआ है, तीनों बार अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, बताइएगा। कीप वर्ब है, स्टिल शांत रहिएगा, ठीक है। वाइल ये यहां कंजंक्शन है, लेकिन हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम स्टिल की बात कर रहे हैं। स्टिल एडजेक्टिव है, स्टिल का मतलब होता है शांत बिना हिले डुले, तो आपको क्या करना है, शांत रहना है बिना हिले डुले, एडजेक्टिव है। यू आर स्टिल, आप अभी भी मूविंग, आप अभी भी हिल रहे हैं, ये टाइम बता रहा है। क्या बता रहा है ये, टाइम, समय बता रहा है ये, और समय बता रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एडवर्ब है। क्या है बेटा, ये एडवर्ब है। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, टू किल यू, आपको शांत करने के लिए। टू के बाद में टू इंफिनिटिव है, यानी टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, किल यानी शांत करना किसी को, ठीक है। ये क्या है आपकी, ये आपकी, ये आपकी क्या है, वर्ब है। एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब, ये तीसरा आंसर जो है ये इसका सही आंसर। क्लियर होगी बात भी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इज नॉट करेक्ट, वो सेंटेंस ढूंढिएगा जो सही नहीं है। ढूंढो भाई इसमें कौन सा सेंटेंस जो है सही नहीं है। पहला सेंटेंस देखिएगा, आई बॉट 3 डजन्स, नहीं होता है 3 डजन मैंगो। ये नाउन का जो आपने टॉपिक पढ़ा है वहां इस पे हमने कई बार चर्चा की है कि जिस प्रकार से नंबर है और यूनिट बाद में वो प्लूरल नहीं होती है। कैसे, जैसे आई गॉट 5, 5 नंबर हो गया, थाउजेंड, थाउजेंड्स रुपीज, इसमें कौन सा आएगा, आई गॉट 5,000 नहीं आएगा, तो प्लूरल नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, 5,000 रुपीज, ठीक है। 300 स्टूडेंट्स, ठीक है, 300, क्या नहीं लिखेंगे, 3 के बाद में हंड्रेड्स नहीं लिखेंगे, स्टूडेंट्स को प्लूरल बनाएंगे, 300 नहीं लिखेंगे। लेकिन कैसे लिखा जा सकता है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे लिखा जा सकता है। यहां प्लूरल हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, हजारों की संख्या में, हंड्रेड सैकड़ों की संख्या में वहां स्टूडेंट्स उपस्थित थे। डजन्स ऑफ पेन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, डजन्स ऑफ पेन्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, वर डिस्ट्रीब्यूटेड, तो यहां डजन्स ऑफ ठीक है, लेकिन
5 डजन्स पेन्स नहीं लिखेंगे, 5 डजन पेन लिखेंगे। इसका मतलब ये ठीक नहीं है, पहला ठीक नहीं है। द साड़ी कॉस्ट मी 5000 रुपीज, ये ठीक है, 5000 रुपीज ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए था? 5000 रुपीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही गैव मी ए 5 रुपीज नोट, 5 रुपीज नहीं होता है, क्या होता है? 5 रुपी नोट होता है, 5 रुपी नोट होता है। क्या लिखते हैं इसको? 5 रुपी नोट। नंबर प्लस हाइपन प्लस ये नाउन होता है, सिंगुलर होता है। 5 रुपी नोट, 5 रुपए का नोट। 5 फुट बंबू, 5 फुट बंबू, 5 फीट का बंबू, ठीक है। तो यहां 5 डैश और ये जो है ये सिंगुलर आएगा। नाउन के चैप्टर में आपने ये पढ़ा होगा, इसको डिटेल से चर्चा की होगी, और यदि नहीं की है तो एक बार इसको चेक कर लें वापस से, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। के बाद देखिएगा, ही गैव मी, वा मीन्स डिस्ट्रॉय आवर, ये भी सही नहीं है, ये ठीक है। वा मीन्स डिस्ट्रॉय आवर प्रॉपर्टी एंड कैरी डिजीज, वा मीन्स होती है दीमक, और ये जो नाउन होता है वामिन ही प्लूरल होता है, VARMIN, वामिन जो है ये प्लूरल ही है, वामिन प्लूरल ही है, वामिन्स नहीं होता है। जेंट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, ये पहले से क्या है? प्लूरल है, इसलिए वामिन्स नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा? वामिन। तो मतलब ये भी सही नहीं है। अकेला 2 वाला सेंटेंस सही है, तो इसमें 2 वाला कौन सा है? तो पूछा क्या है, देखना पड़ेगा। नॉट करेक्ट, 2 को छोड़ के सारे सही नहीं है, तो 1 3 4 इनकरेक्ट है, 1 3 4 ये आ जाएगा इसमें। चौथा इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 2 को छोड़ के सारे के सारे क्या है? इनकरेक्ट है। आप प्रैक्टिस कर ले, मेरी आपसे बहुत राय यही है कि प्रैक्टिस ठीक ढंग से, एक एक क्वेश्चन को खूब बार देख लें, अच्छे से समझ लें, अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, कॉन्सेप्ट को समझ लें, खूब बार रिवीजन करें, ताकि एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप में इतने मजबूत हो जाएं कि कहीं से कुछ भी पूछेगा तो छोड़ेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में आपको आ जाना चाहिए। और 9वां क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग द यूज ऑफ बोथ पार्टिसिपल एंड जिरेंट। पार्टिसिपल और जिरेंट दोनों का प्रयोग किया हुआ है। अब ये तभी ढूंढ पाओगे जब आपको पार्टिसिपल का पता हो, पार्टिसिपल क्या होती है, जिरेंट क्या होती है। अब इसका नहीं पता है तो फिर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। केवल आपको पता है और आपने प्रैक्टिस नहीं की है तब भी नहीं कर पाओगे। इसलिए थियरी पढ़ने के साथ साथ अच्छे ढंग की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। पार्टिसिपल होता है वर्बल एडजेक्टिव, वर्बल एडजेक्टिव, वे वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करती हो 3 प्रकार की होती है। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। ए रोलिंग स्टोन, एक के गुड़ता हुआ पत्थर जो है, गेदर्स नो मॉस, उस पे कभी मॉस नहीं आती है, काई नहीं आती है। स्टोन जो है वो नाउन है, और रोलिंग जो है वो पार्टिसिपल। कैसा पत्थर? गुड़ता हुआ पत्थर, रोलिंग स्टोन। रोलिंग जो है वो क्या है? यहां पार्टिसिपल है। पूछा क्या है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें पार्टिसिपल भी हो और जिरेंड भी हो। हिज टैटर्ड शर्ट, उसकी शर्ट, कैसी शर्ट? फटी हुई शर्ट। टैटर का मतलब होता है फाड़ना, टैटर्ड है ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट पार्टिसिपल भी क्या है? पार्टिसिपल ही है। एडजेक्टिव का काम करे, इसका मतलब क्या है? पार्टिसिपल है। ये भी टैटर्ड जो है, जिस प्रकार से ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी, कैसी चेयर? ब्रोकन चेयर। चेयर क्या है? नाउन, और ये क्या है? पार्टिसिपल। बिल्कुल वैसे ही ये है टैटर्ड शर्ट, कैसी शर्ट? फटी हुई शर्ट, तो ये पार्टिसिपल। नीड्स, उसको आवश्यकता है किसके? मेंडिंग, सुधारने की आवश्यकता है, उसको तो ठीक करने की आवश्यकता है। और ये जो मेंडिंग है ये क्या है आपका? ये नाउन है तो आईएनजी फॉर्म, लेकिन नीड्स वर्ब है, और वर्ब के बाद में क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये नाउन है, और वर्बल नाउन है। मेंड यानी सुधारना, ठीक करना होता है, और उसके साथ आईएनजी लगी हुई है। वर्बल नाउन है, और वर्बल नाउन जो होती है उसको जिरेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको?
जिरेंड कहते हैं। तो ये जो है ये जिरेंड है, यानी इसमें पार्टिसिपल भी है ये, और ये इसमें क्या है, यही पूछा था आपसे। आगे देखिएगा, द क्रेकिंग डोर, आवाज करने वाला डोर जो है, तो डोर नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव का मतलब ये पार्टिसिपल है। क्रेकिंग क्या है, पार्टिसिपल। अवेकेंट जला दिया, जगा दिया। गर्ल लड़की को, नाउन है। कैसी लड़की को, जो सो रही थी, तो ये भी क्या है, पार्टिसिपल। कई बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है पार्टिसिपल और जिरेंड में कि साहब हम पार्टिसिपल और जिरेंड को समझ ही नहीं पाते हैं। तो उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे, पार्टिसिपल और जिरेंड के बीच के अंतर का। पूरे वीडियो में केवल पार्टिसिपल और जिरेंड ही कराया हुआ है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और उस वीडियो को ढूंढ के वहां से देख लीजिएगा, यदि आपको दिक्कत है तो। नहीं है तो कोई दिक्कत। द ब्राइड, ब्राइड दुल्हन होती है, ब्राइड दुल्हन होती है। फिनिश्ड, मैनर्स, मैनर्स तौर तरीके। फिनिश का मतलब खत्म नहीं है, यहाँ फिनिश्ड का मतलब होता है सोफिस्टिकेटेड, अच्छे तरीके के, सभ्य तरीके के। तो फिनिश जो है ये एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। और क्या है ये, पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। प्रोड्यूस्ड अ वेरी फेवरेबल इंप्रेशन, आगे कहीं कुछ ऐसा है नहीं, तो ये एडजेक्टिव एंड पार्टिसिपल इसमें यूज, यानी एक ही सेंटेंस है जिसमें दोनों यूज है, वो कौन सा है, दो वाला है। तो ओनली टू ये इसमें है। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन देखिएगा, आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग द यूज ऑफ जिरेंट। वे सेंटेंस ढूंढिएगा जिसमें जिरेंट यूज हुई है। ढूंढो भाई, ढूंढिएगा वे सेंटेंस जिसमें जिरेंट यूज हुई है। ऑप्शन आगे है 1 और 2, 1 और 3, इस तरीके से। गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, देना प्राप्त करने से ज्यादा अच्छा है। ठीक है, गिविंग जो है ये सब्जेक्ट है, तो ये भी नाउन है और ये भी है, तो इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिसीविंग भी नाउन है और गिविंग भी नाउन है, तो ये दोनों जेरेंट है, जेरेंट है दोनों। यानी एक वाले ऑप्शन में कितने जेरेंट हैं, दो जेरेंट। प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलकर, ही गेंड हेल्थ, नहीं हेल्थ प्राप्त की, खेलकर, खेलना नहीं कह रहा है, खेलकर। तो यहां प्लेइंग जो है वो क्रिकेट की विशेषता नहीं बता रहा है। ठीक है, ये जो है ये प्लेइंग क्रिकेट जो है ये क्रिकेट खेलकर है। ऐसी स्थिति में भागकर, दौड़कर, जाकर, आकर, भागते हुए, दौड़ते हुए, इस प्रकार की जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो वो भी क्या होती है, पार्टिसिपल होती है। कई बार आपको लगेगा साहब विशेषता नहीं बता रहा है, विशेषता नहीं बता रहा है तो पार्टिसिपल नहीं होगी। पार्टिसिपल होगी जब किस प्रकार का अर्थ मिले, दौड़ते हुए, आते हुए, जाते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए, इस प्रकार का जब ट्रांसलेशन आता है तब वो भी क्या होता है, पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल है। प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, यहां ये है क्रिकेट खेलना, ये नाउन है। क्या खेलना, क्रिकेट खेलना इज गुड एक्सरसाइज। इस प्लेइंग वाले में जो है ये आपका नाउन है, यानी ये जिरेंट है। अंतर स्पष्ट कर लें आप लोग इनमें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं एक बार वापस से इन दोनों को बता दूंगा अभी। ठीक है, सीइंग, देखकर, ही बिलीव्ड, ने देखकर ही विश्वास किया। एक सेंटेंस और होता है, तो देखकर, खेलकर, ये दोनों क्या हैं, आकर, जाकर, पढ़कर, सोकर, ये सारे पार्टिसिपल होते हैं। तो ये भी क्या है, पार्टिसिपल है। पूछा क्या है, इसमें जिरेंड कौन से है, तो पहले में जिरेंड है और तीसरे में जिरेंड, दो में जिरेंड है। अब एक बार वापस से इसको समझो, कई बच्चों को कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर ये दोनों प्लेइंग है और दोनों के बाद में प्लेइंग क्रिकेट लिखा हुआ है। एक में आप कह रहे हो पार्टिसिपल है और एक में आप कह रहे हो जिरेंड है, ऐसा क्यों भाई? इस सेंटेंस को देखिएगा, प्लेइंग क्रिकेट इज ए गुड एक्सरसाइज, इसमें है क्रिकेट खेलना, खेलना क्या, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट खेलना। ठीक है, इसमें क्या है, प्लेइंग क्रिकेट ही गेन्ड हेल्थ, क्रिकेट खेलकर उसने क्या बनाई, हेल्थ बनाई। ये दोनों में अंतर है, इसलिए ये तो क्या है,
पार्टिसिपल है और ये क्या है, जेरेंड है। हमने पूछा क्या है कि किस किस में जेरेंड है, एक में है और किस में है, तीन में है, और एक और तीन जो है वो दो वाले में। इस प्रकार से हमने इस पेपर में 10 क्वेश्चन पार्ट ऑफ स्पीच के दिए थे, फिर 10 क्वेश्चन हमने इस पेपर में टेंस के दिए थे। टेंस के क्वेश्चन भी बड़े गजब क्वेश्चन थे, और 5 क्वेश्चन जो दिए थे वो डिटर्मिनर्स के दिए थे। 25 क्वेश्चन थे इसमें, और मुझे लगता है कि आज की क्लास के लिए काफी है। इसके जो दो पोर्शन और बच गए टेंस वाले, और वो मैं आपको अगली क्लास में उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। यदि चीजें आपको ठीक लगी हो और आपको लगा हो कि वास्तव में क्वेश्चंस का पैटर्न इस तरीके का होना चाहिए जो आपका दिमाग खोल के रख दे, और ऐसा आपको बताया गया है, तो आप जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा। इस क्लास की कंप्लीट समरी लिखने की कोशिश कीजिएगा कि आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या नया सीखा, और लाइक कीजिएगा, अपने साथियों के साथ साझा कीजिएगा। और अब ये जो सारे इतने शानदार शानदार क्वेश्चन जो थे, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको हमारी वीनस ग्रामर की जो बुक है उसमें मिल जाएंगे। तो ये बुक्स हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए बुक है। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिटरेचर वाले पोर्शन को ये पूरी तरीके से कवर करती है। इसमें थियरी है, थियरी के साथ 1700 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हर एक क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। ये ग्रामर के लिए है। ग्रामर चाहे आप किसी भी स्तर की तैयार कर रहे हो, चाहे आप रीड की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये किताब आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रामर के 6000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन का स्तर बहुत शानदार है। तो आप इस बुक को जरूर रखें अपने पास। ये वीनस पेडागोजी की बुक है, ये मेथड की बुक है, जो रीट प्री के लिए, रीट मेंस के लिए और सेकंड ग्रेड तीनों के लिए बहुत उपयोगी। इसमें थियरी भी है और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है इसमें 700, और हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन है। और ये सेकंड ग्रेड के सॉल्व पेपर्स हैं। तो बच्चा सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है वो ये चारों किताबें अपने पास रखे और इनका बार बार रिवीजन करे, निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। और ये हैं आपके लिए फर्स्ट ग्रेड की बुक्स। जो बच्चा फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है के लिए ये बुक जरूर होनी चाहिए उसके पास। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज लिया हुआ है। आरपीएस में जितने भी एग्जाम हुए हैं सबके लिए लिए, और हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की है। ये बुक जो है बहुत शानदार बुक है फर्स्ट ग्रेड के पीजी वाले पोर्शन के लिए। इसमें वेस्टलैंड, बर्थडे पार्टी, क्राई द पीकॉक के वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज, थियरी भी है और क्वेश्चंस भी हैं, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये बहुत शानदार बुक है। उसी तरीके से मैकबेथ, एज यू लाइक इट, सारी बुक्स हैं। जो भी बच्चा इनमें किसी भी बुक को बाई करना चाहे वो अपने आसपास की जो दुकानें हैं वहां कहिएगा कि ये बुक हमें दीजिएगा। यदि वो नहीं रखते हैं तो उनको कहो कि मंगवा के दे दें, तो आपको मंगवा देंगे। और यदि फिर भी आपको वहां से नहीं मिलती है तो आप पे ये नंबर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम ऑनलाइन भी भिजवा देंगे। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको बहुत ठीक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।